डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता था डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? एक आपको रेंडम वेरिएबल्स दे रखे हो डिस्क्रीट पॉइंट्स में, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट तक एटमॉस जा सकते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास प्रोबेबिलिटीज होती थी। तो ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता था, ठीक है ना। इसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला करते थे। ये वेरिएबल अभी तक हमने रेंडमली कोई भी आपको दे रखा होता था वो लिखते थे हम। अब इस चैप्टर के अंदर हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आता है दैट इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्रीन क्लियर है ना सभी को? यस मैम। चलिए, तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हो, नाम से क्लियर करा करो। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, हर तरह से एक सेम सिमिलर सा पैटर्न रहे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसमें आपके पास क्या होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन में, x की वैल्यू के लिए x1 to n जो भी डिस्क्रीट पॉइंट है उन सभी वैल्यू के लिए एक सिंगल आंसर आ रहा होगा 1/n। एक यूनिफॉर्म सा आंसर है सिर्फ 1/n। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x लिया, अदरवाइज 0। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि मैंने एक कॉइन टॉस किया है तो कॉइन पे क्या क्या आ सकता है, क्या क्या रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं, कॉइन टॉस में जो फेस का ऊपर आएगा, जो आपका फेस पे शो होगा, दैट इज योर रैंडम वेरिएबल। x इज द रैंडम वेरिएबल विच द डाई शोज। जो भी डाई रोल करने पे शो करेगा वो होगा आपके पास, ठीक है। अब क्या क्या डाई शो कर सकता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 6। अच्छा, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओगे कितनी आएगी? x इज इक्वल टू 1 आने की प्रोबेबिलिटी ऑन डाई 1/6। 1/6। 2 की भी 1/6 1/6। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसी आई? आपके टोटल इवेंट्स थे 6, जैसे यहाँ n लिए थे तो यहाँ टोटल है 6 इवेंट्स, 6 आपके पास पॉसिबिलिटीज है, आउटकम्स 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई है 1/6। तो कुछ ये इसी तरीके का फिट हो रहा है। मतलब जब भी आपका एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें आपका इक्वली लाइकली का केस बन रहा हो, और इक्वली लाइकली में आप सभी के अलग अलग एक डिस्क्रीट पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटीज पूछना चाह रहे हैं, तो वो कुछ इसी तरीके का केस बनता है। दैट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपका इक्वली लाइकली जब आउटकम्स होंगे तो उस केस में आपका यूज होता है, ठीक है। इसकी रेंज, इसका आंसर क्या क्या आ सकता है, इसकी अगर हम बात करें रेंज मतलब क्या पॉसिबल सेट ऑफ रेंडम वेरिएबल का पॉसिबल सेट क्या है, 1 2 3 अप टू जितनी भी n की वैल्यू होगी वो। तो जो इसकी x की रेंज रहती है, मैं x की रेंज के बारे में बात कर रही हूँ, रेंडम वेरिएबल की रेंज 1 से n तक रहती है, जिसका आंसर ये है 1/n आंसर आएगा फॉर डिस्क्रीट पॉइंट। बाकी सभी पॉइंट्स के लिए 0 आंसर आएगा। तो इसका जो यहाँ पे n है, n इज द पैरामीटर, ये हमारा यहाँ पे पैरामीटर है। x तो रैंडम वेरिएबल, n इज द पैरामीटर। तो इसके अंदर एक बात देखिए कि मूवमेंट्स निकालने, अगर हमें मूवमेंट्स में स्पेशली क्या क्या निकालेंगे, मेनली तो हमें 3 बातें निकालनी। मीन भी एक मूवमेंट था ना, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। वेरिएंस दैट इज सेकेंड मूवमेंट, मीन का हमने लिया था। और हम निकालते मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये 3 चीजें तो हमें फिक्स निकालनी ही निकालनी। इसके अलावा ऊपर नीचे और हम डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड निकाल सकते हैं मेजर्स, और जो जो निकालना चाहिए, लेकिन ये 3 तो आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद रखनी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या था, अगर हमने देखा एक्स के लिए 1 2 अप टू n थी और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, सभी की 1/n 1/n 1/n। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है तो समीशन एक्स पी एक्स। तो पहले x की वैल्यू 1 है, इनटू यहाँ पे आ गया 1/n प्लस 2 इंटू 1/n। फिर ऐसे चलते चलते n तक वैल्यूज जा रही हैं तो n इंटू 1/n लिख सकते हैं। 1/n सब में कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस अप टू n गया यहाँ पे। तो आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। यस। तो यहाँ से n से n कैंसिल किया, आ गया आपका आंसर n प्लस 1/2। दैट इज द आंसर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इन दिस केस। और अगर आपको याद हो, आपने डाई वाले का एक क्वेश्चन किया था एक्सपेक्टेशन निकालने का, आपका उसका आंसर 7/2 ही आया था। कुछ फर्स्ट या सेकेंड एग्जाम्पल ही था। यहाँ पे n के लिए 6 पुट करके देखो, वही आंसर आ रहा है 6 + 1 7/2। तो वहां पे हमने अलग तरीके से निकाला था, यहाँ पे हमने सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का इस केस के अंदर।
ठीक है, तो आपको करना है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस एग्जाम्पल में फिट कर सकते हैं। तो इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को आप ऐसे एग्जाम्पल में फिट कर सकते हैं जब आपको हर रैंडम वेरिएबल के लिए आउटकम पता हो, उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, और इस तरीके की प्रोबेबिलिटी हो जो फिक्स हो, और वो प्रोबेबिलिटी जो इक्वी लाइकली के केस में बनती है। तो मेन कंडीशन इज इक्वली लाइकली आउटकम होना चाहिए आपका। तो जो इक्वली लाइकली जिन पॉइंट्स के लिए उन पॉइंट के हर पॉइंट की जब हम एक्सपेक्टेशन मिला के निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, n+1/2 आ जाएगा। सिमिलरली ट्राई कीजिए अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है आपका। क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज समीशन एक्स आई स्क्वायर पी आई एक्स, ये कह सकते हैं। तो पहले आएगा 1 का स्क्वायर इंटू पी आई एक्स था 1/n, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 1/n, फिर 3 का स्क्वायर इंटू 1 लास्ट n का स्क्वायर इंटू 1/n। 1/n कॉमन, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या था, n, n into 2n हाँ, plus 1 into 2n plus 1 upon 6. n+1 2n+1/6 ये था। n से n कैंसिल हो गया, दैट इज योर आंसर, n+1 2n+1/6। एक्चुअली में ये निकालने के लिए तो हमें नहीं चाहिए था, हमें मीन चाहिए था और वेरिएंस, बट वेरिएंस निकालने के लिए हमें ये चाहिए होगा। तो वेरिएंस निकालने के लिए मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला। वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा है n+1 2n+1/6 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है n, n प्लस n नहीं है तो सॉरी n+1/2 का होल स्क्वायर, इतना है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका n+1 n-1/2। तो ये छोटे छोटे मेजर्स है जो ना भी याद रखना चाहो पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन के, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 1 मिनट ही लगेगा। तो नहीं भी याद रखने हो तो डायरेक्ट निकाल लो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है सिर्फ। तो क्या आप मुझे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को देख के ये बता सकते हैं कि मीन बड़ा आया या वेरिएंस बड़ा आया, या कुछ वैल्यू के लिए मीन कुछ वैल्यू के लिए वेरिएंस। मीन क्या है आपके पास, n+1/2 आया है। वेरिएंस कितना आया आपका, n+1 n-1/2 12, वेयर n लाइज फ्रॉम, आपका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से n, सॉरी n नहीं, n तो नहीं, यहाँ से n तो पैरामीटर है, ये तो x लाई कर रहा था। n कुछ भी हो सकता है। n क्या है आपके पास, एक 1 2 3 4 अप टू सोन, कितना भी जा सकता है आपके आउटकम में। हम ऐसा भी ले सकते हैं इवेंट जिसके 36 आउटकम आ रहे हो, हर आउटकम के आने की पॉसिबिलिटी इक्वली लाइकली हो, ऐसे हम 1000 आउटकम वाला भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। ठीक है, तो n तो एक पैरामीटर है, जो कोई भी पैरामीटर हो सकता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में से। n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर मैंने क्यों लिखा, कोई मुझे बताएगा इसके पीछे रीजन क्या है। देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या है आपके पास यहाँ पे, अगर आपको ध्यान हो, हमने x के लिए क्या बोला था, फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, मतलब n की वैल्यू 1 से तो स्टार्ट है ही, क्योंकि n को हम 1 पे भी रोक सकते हैं, n 2 लिया तो 2 पे भी रोक सकते हैं। 2 के लिए कौन सा इवेंट है, हेड और टेल, इक्वली लाइकली इवेंट है, तो n के लिए 2 भी हो सकती है। या श्योर इवेंट ले लो, सिर्फ 1 वाला ही, कॉइन में बस हेड ही आना है फ्लिप करने से। तो इस तरीके से n इज इक्वल टू 3 वाला भी बना सकते हैं। 3 बॉल्स ले लो, एक रेड एक व्हाइट एक ब्लू, तो तीनों बॉल के आने के इक्वली लाइकली चांसेस कह सकते हैं ऑफ डिफरेंट कलर। तो ऐसे आप कितने भी करके n की वैल्यू 1 से शुरू करके 2 3 जितने भी आप रोकना चाहो अप टू सोन ऐसे चलिए। तो n की वैल्यू कहाँ से चली, 1 2 3 अप टू सोन, तो कहाँ चले गए आप, z पॉजिटिव में, पॉजिटिव इंटीजर्स में। क्लियर हुआ है। Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा सा बस सोचा करो, बस होता सब अंदर ही है। चलो, तो पैरामीटर जहाँ आपने कॉलम बनाया तो उस पैरामीटर में उसकी रेंज भी साथ में जरूर लिखना। पैरामीटर की रेंज है z पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है। अब लास्ट और निकाल लेते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्या होता था मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन,
एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पी की एक्स। नहीं, एक क्वेश्चन हम कर रहे थे, पहले तो क्वेश्चन बताओ भाई, आगे चल पड़ी मैं। हाँ, ये बताओ, सोचा है आपने इसके बारे में? मैम मीन और वेरिएंस में कुछ वैल्यूज के लिए तो मीन बड़ा हो जाएगा और कुछ के लिए वेरिएंस, बोथ मीन केस हो वैल्यू सकते के हैं। लिए मीन बड़ा होगा, कुछ निकला कंक्लूजन कि मीन मैम अगर ग्रेटर देन एन, वेरिएंस है यस, फॉर एन इज इक्वल एन टू इज इक्वल कितना? 13, फिर 13। हम इक्वल आ जाएगा उस पे तो लेस 14। देन 13 आएगा या लेस देन 6 आएगा? इक्वल टू, हाँ। हाँ 6 वाला। यहाँ 12 ले लिया, यहाँ 6 इक्वल टू लगा के क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? और ये आया है तो आया क्यों है जो हमने लिखा है? अगर आप ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन क्या है? एक है n प्लस वन बाई टू। और किसी का कोई और भाई हो इसमें कहना, इनके अलावा कुछ आ रहा हो? 12 को मैं 2 into 6 लिख सकती हूँ। तो अगर हम इन दोनों नंबर को देखें, सिर्फ इतना ही, ये दोनों तो सेम ही, अभी कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पे 6 ले रहे हैं, अगर 6 का तो आप मल्टीप्लाई 1/2 करते तो ये नंबर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है इससे, तो ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 6 तो यहाँ से मल्टीप्लाई 2 और कर देते, मतलब 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाता आपका? ये वाला बड़ा हो जाता। तो जो ये बचा हुआ नंबर, अगर ये नंबर आपका 1 से छोटा है, अगर n-1/6 लेस देन 1 है, तो आपके पास कौन बड़ा आएगा? मीन बड़ा आएगा वेरिएंस से। ये वाली चीज बड़ी आएगी अगर ये नंबर लेस देन 1 है। जैसे हमने यहाँ पे लेस देन 1 नंबर लिखा तो ये छोटा बन गया आपका। जैसे अगर ये नंबर लेस देन 1 है तो कौन बड़ा आएगा? ये वाला बड़ा आ जाएगा। अगर ये नंबर ग्रेटर देन 1 है तो बड़ा ये वाली साइड आ जाएगी। ये नंबर निकलेगा क्या? n-1 लेस देन 6 एन लेस देन 7, ये निकलेगा। यहाँ पे n ग्रेटर देन 7 निकलेगा। और इक्वल टू 7 पे अगर मैं बात करूँ तो देखो दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है? 7 पे दोनों की वैल्यू सेम है 7 पे, सेम है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका कैसा चार्ट बना है अगर हम ध्यान से देखें, एन लेस देन 7 के लिए तो मीन बड़ा आया वेरिएंस से, एन ग्रेटर देन 7 के लिए मीन छोटा आया वेरिएंस से, और n इज इक्वल टू 7 के लिए क्या आया? मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। और n ग्रेटर देन 7 मतलब 7 8 9 अप टू सो ऑन। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब फाइनाइट वैल्यू के लिए मीन बड़ा है, इनफाइनाइट वैल्यू के लिए वेरिएंस बड़ा है n की, और एक सिंगल वैल्यू के लिए दोनों क्या है? इक्वल। हमारा कौन सा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और निकालना था एक बार, वो था एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स विच इज इक्वल टू समीशन ई की टी एक्स पी एक्स, यही आएगा। अब ई की टी एक्स पी एक्स आपका क्या था? 1/n था। समीशन एक्स 1 to n चल रहा है आपका, तो 1/n तो बाहर ले सकते हैं, ई की टी एक्स पे समीशन एक्स 1 to n लगा सकते हैं। तो अगर आप इसको देखो कि जीपी बन रही है, n टर्म्स का सम करना है, वेयर फर्स्ट टर्म इज ई की टी और डिफरेंस भी ई की टी, तो ये बन गया a 1 माइनस आर की पावर n, बाय में 1 माइनस आर, और बाय में n भी बैठा है। दैट इज योर फाइनल आंसर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ई टी 1 माइनस ई एन टी बाय में n इंटू 1 माइनस ई टी, दैट इज योर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो इसकी इतनी एप्लीकेशन है। देखो इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम ज्यादा तो नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब इक्वली लाइकली वाले केस को ही कंसिडर कर रहे हैं, और सारे केस को, मतलब एक पर्टिकुलर केस पे इसने बात की सिर्फ, बहुत सारे इसके अंदर केसेस कवर नहीं हुए। तो इतना बेनिफिशियल हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं मानते, इसलिए इसके हमने मेजर्स कम ही निकाले। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपका आता है, दैट इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपके पास? बर्नौली ट्रायल्स का हम काम करते हैं, जहाँ पे दो ही ट्रायल्स होते हैं, आइदर सक्सेस और फेलियर, दो ही होंगे आपके आउटकम, और सिंगल थ्रो ही कर रहे हैं हम, इसमें कोई मल्टीपल टाइम थ्रो नहीं करना आपको, सिंगल की हम बात कर रहे हैं। सिंगल थ्रो मतलब यहाँ पे हम किस तरीके का चाहते हैं
कि हमारे पास जो भी हो दो ही तरह के आउटकम आने चाहिए, एक सक्सेस और एक फेलियर। एक एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं जिसमें दो ही तरह के आउटकम होने चाहिए, आइदर सक्सेस और फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर हम p ले लें और फेलियर की प्रोबेबिलिटी q ले लें। फिर हमने x को डिफाइन कर दिया, सक्सेस आने को 1 और फेलियर आने को 0। रैंडम वेरिएबल क्या करता है, पॉसिबल सेट ऑफ आउटकम को लिंक करता है रियल नंबर के साथ। तो आपके पॉसिबल सेट ऑफ आउटकम थे सक्सेस और फेलियर। सक्सेस को इसने लिंक कर दिया 1 के साथ और फेलियर को 0 के साथ। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज p। सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, p है, और 0 आने की क्या हो जाएगी, q हो जाएगी। q को हम यहाँ पे जब p प्लस q 1 ही है, मतलब q इज इक्वल टू 1 माइनस p, तभी तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनेगा ना। अगर इनका सम 1 आएगा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1, ये आप जानते हैं। तो ये आपके पास बर्नौली ट्रायल्स होते हैं। तो इसको अगर एक जर्नलाइज फॉर्म में लिखो इस डिस्ट्रीब्यूशन को, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x, वेयर x इज इक्वल टू 0 और 1, अदरवाइज 0। देखो इसको सॉल्व करके देखो, जब मैं x को 0 पुट करूंगी, p की पावर 0 1, यहाँ 0 पुट करेंगे 1 माइनस p विच इज इक्वल टू q। तो 0 पे आंसर q ही आ रहा है। 1 पुट करोगे, p की पावर 1, 1 माइनस p की पावर 0, तो p की पावर 1 बचा सिर्फ, जो ये आ गया। तो इसी को हमने जर्नलाइज फॉर्म में लिख दिया फॉर x इज इक्वल टू 0 और 1। x के लिए दो ही थे, 0 और 1। 0 के लिए आंसर इधर से मिल जाएगा 1 माइनस p, और 1 के लिए आंसर p से मिल जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे पास है। अब इसके लिए आपको मूवमेंट्स निकालने हैं, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। आसान सा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है तो हम ऐसे करते हैं, जर्नल मूवमेंट्स निकाल लेते हैं, इसके म्यू आर डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ से म्यू आर डैश की वैल्यू क्या आएगी आपकी, बता सकते हो? म्यू आर डैश क्या होता था आपके पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर, यही था। तो म्यू आर डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर ओरिजिन के अबाउट, विच इज इक्वल टू समीशन एक्स की पावर आर पी एक्स, यही बनेगा। अब एक्स के लिए तो 0 है या 1 है, तो जब मैं एक्स के लिए 0 पुट करूंगी तो ये तो हो जाएगा 0, प्लस जब मैं 1 पुट करूंगी तो 1 की पावर आर पी ऑफ 1 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, 1 की पावर आर इज 1, पी ऑफ 1 कितना है, मतलब एट 1 पॉइंट पे हमें आंसर चाहिए, दैट इज पी। तो आंसर कितना आ गया, पी आ गया। तो म्यू आर डैश हर पॉइंट पे पी आ रहा है, चाहे म्यू 1 डैश निकालो, चाहे म्यू 2 डैश निकालो, चाहे म्यू 3 डैश निकालो, ऑल आर पी, ऑल आर पी। तो इस केस में मीन कितना आया आपका, मीन आपका क्या होता था, म्यू 1 डैश, वो भी पी आया। तो सारे ही म्यू आर डैश आपके पी आए फॉर आर इज इक्वल टू 1 टू अप टू सो ऑन। तो म्यू 1 डैश भी पी आया। म्यू 2 डैश कैसे निकालोगे, वो भी पी, क्योंकि सेम ही आएगा। म्यू 2 निकालना होता है वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। तो म्यू 2 डैश आया पी, ये हो गया पी स्क्वायर, पी कॉमन 1 माइनस पी विच इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। अब मुझे ये बताइए, मीन बड़ा आया या वेरिएंस बड़ा आया, कौन बड़ा आया कौन छोटा आया? P is the probability here, ठीक है ना, P प्रोबेबिलिटी तो Q भी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? मीन बड़ा है। यस मैम। हाँ, क्योंकि हमने 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगेन पॉजिटिव नंबर जो 1 से छोटा था, पॉजिटिव नंबर जो 1 से छोटा था, अभी पीछे वाले केस में बताया था अगर ये छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते तो ये और छोटा हो जाता पिछले वाले से। तो कौन बड़ा आया, मीन ग्रेटर देन वेरिएंस। तो ये जो आपका पहला डिस्ट्रीब्यूशन में बर्नौली निकाला है, इसके अंदर मीन ग्रेटर देन वेरिएंस होता है आपके पास, ठीक है। अगर इसी फंक्शन के लिए आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना हो तो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की टी एक्स समीशन ई की टी एक्स पी एक्स। एक बार एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ई की 0 1 इंटू पी ऑफ 0, प्लस एक्स की वैल्यू 1 पुट करोगे ई की टी इंटू पी ऑफ 1। पी ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स इज इक्वल टू 0 आने के चांसेस है क्यू, है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 आने के चांसेस है क्यू, और 1 आने के चांसेस है पी। दैट इज योर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यू प्लस पी ई की टी।
आप इससे भी मूवमेंट्स निकाल सकते हैं, जैसे हम निकालते थे मूवमेंट का, अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे t को 0 पुट करेंगे पहला मूवमेंट आ जाएगा, दोबारा करोगे तो दूसरा मूवमेंट। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक टर्म और थोड़ा सा रिमार्क में आपके पास इसमें लिखी हुई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी, किसी भी रैंडम वेरिएबल को हम डीजनरेट रैंडम वेरिएबल कब कहते हैं? डीजनरेट रैंडम वेरिएबल अगर हमारी सारी की सारी वैल्यू उस एक सिंगल पॉइंट पे डीजनरेट हो जाए, मतलब कोई भी आपका एक रैंडम वेरिएट है, जब हम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू सी की निकाले, यहाँ पे एक पॉइंट सी ऐसा हो कि उसी का आंसर 1 आ रहा है, बाकी सबका आंसर 0 आ रहा है, अदरवाइज 0। मतलब एक ऐसा प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको बनाना है जिसमें सिर्फ x इज इक्वल टू सी के लिए आंसर 1 है, अदरवाइज आंसर क्या है? 0। एक सिंगल पॉइंट पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट हो गया आपका, एक तरीके से सिंगल पॉइंट पे ही आपका सारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये डीजनरेट रैंडम वेरिएबल होता है कि तो पूरा मास एक सिंगल पॉइंट पे चला जाए। तो इस केस में आपका वेरिएंस कितना आएगा? अगर मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या तो आंसर 1 आ रहा है जब x इज इक्वल टू सी ले रहे हैं, अदरवाइज आपका आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, यही लिखा आपने। अब इस केस के अंदर हम चाहते हैं कि हम वेरिएंस ऑफ x निकालें। वेरिएंस ऑफ x क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ x के मतलब समीशन x स्क्वायर px माइनस समीशन x px का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या है? या तो c है या अदरवाइज 0 है। अगर मैंने c पे लिया तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका c स्क्वायर इंटू पी ऑफ c। अदरवाइज तो वैसे ही 0 बनना है आपका, अदरवाइज p ऑफ जो भी रखोगे आप x की वैल्यू c के अलावा, वो आंसर कितना देगा? 0 देगा। तो 0 वाला लिखने की नीड नहीं है, माइनस यहाँ पे भी सिर्फ c वाला लिखूं, x की जगह पे c और p ऑफ c का होल स्क्वायर, क्योंकि बाकी आंसर तो 0 ही देंगे, वो रखने की नीड नहीं है। तो यहाँ से आपके पास आ चुका सी स्क्वायर पी सी, और यहाँ से सी स्क्वायर पी स्क्वायर। यहाँ पे देखा है तो पी सी की वैल्यू है कितनी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पे कितना है? 1। तो ये 1, ये भी 1, तो आंसर क्या आ गया? सी स्क्वायर माइनस की सी स्क्वायर, दैट इज 0। तो इस केस के अंदर वेरिएंस 0 निकल के आता है, एक्सपेक्टेशन आपकी सी निकल के आ रही। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जब आपने देखा है, मीन यहाँ से आई है सिर्फ और सिर्फ सी। तो जब होल पॉइंट पे मास कंसंट्रेशन हो जाए, एक बात देखो, अगर 1 ही आ गया तो मीन तो यही पॉइंट बच गया ना, बाकी हर जगह तो 0 है। तो मीन 1 वेरिएंस 0। ये ऐसा एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन नया मिला है, इसका कुछ नाम नहीं दिया हमने खास इस डिस्ट्रीब्यूशन का, जस्ट डीजनरेट रैंडम वेरिएबल बोला है इसमें है। इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल के बताओ। चलो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल के बताओ क्या आ रहा है। किसी का निकला मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इस केस में कितना है? मैम e रेज टू पावर ct आ गया। हाँ यस मैम। यही आएगा, सिंपल सा था ना। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है ना, ये हो जाएगा सबका। तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका रहता है, अभी तक हमने मेनली 2 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज आपका जो जर्नल से हमने कहा था कि हर पॉइंट पे सेम रहे, इक्वली लाइकली रहे, दैट इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम इसका डिस्क्रीट इसलिए लगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्क्रीट में भी पढ़ेंगे, सेम डिस्ट्रीब्यूशन हम कॉन्टिन्यूस में भी पढ़ेंगे, सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए नाम हमने यहाँ पे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म बोला, वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म बोल देंगे या फिर रेक्टेंगुलर भी बोल देते हैं, ठीक है। इक्वली लाइकली के लिए ही ये बनता है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सेकंड हमने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, ये सिर्फ और सिर्फ तब बनता है जब आपका सिंगल इवेंट हो जिसमें 2 ही आउटकम आ रहे हो, एक सक्सेस और एक फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p एंड फेलियर की q। अब हम कह रहे हैं
इसी तरीके का आपका कोई और एक्सपेरिमेंट है जिसका आपके दो ही आउटकम है, सक्सेस और फेलियर, लेकिन आप उसी इवेंट को बार बार रिपीट कर रहे हो। पिछली बार तो आपने सिंगल टाइम रखा था, एक्स के लिए 0 और 1 थी, है ना। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपका हो यहाँ पे, वो इवेंट को हम बार बार रिपीट करें, लेकिन उसको बार बार रिपीट करने पे हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P ही आनी चाहिए, हर बार फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q ही रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वो तो गया बर्नौली में, सिंगल कॉइन टॉस के आइदर हेड और टेल, हेड आने को हमने कह दिया सक्सेस, टेल आने को हमने फेलियर कह दिया। लेकिन अगर मैं उसी कॉइन को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार टॉस कर रही हूँ, तो हर टॉस में आने के चांसेस तो 1/2 1/2 1/2 ही है हेड और टेल के। पहले में भी सक्सेस हेड और टेल, सेकंड में भी सक्सेस हेड, थर्ड में भी सक्सेस हेड, फोर्थ में भी हेड, टोटल आउटकम हेड टेल हेड टेल हेड टेल ही हर आउटकम में। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछूं, मतलब हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही है 1/2, ठीक है ना, लेकिन हमने इसको n टाइम्स रिपीट किया। तो अगर आप बर्नौली ट्रायल को n टाइम रिपीट करते हैं तो आपके पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, जो नया डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका क्या कुछ रहता है, आपको ये देखना होता है कि आपका हेड से 5 टाइम टॉस करने पे कितनी बार आया, हमें ये देखना है। गेटिंग हेड 3 टाइम इन 5 टॉसेस ऑफ कॉइन, मतलब आपको सक्सेस की ही प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं या फेलियर की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, लेकिन अब की बार टोटल जितनी बार भी आपने रोल किया उनमें से, एक सिंगल इवेंट के लिए नहीं देख रहे आप, तो दोनों में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है आपका। उसमें हम सिंगल इवेंट के लिए देखते हैं बर्नौली में, बायनोमियल में हम इवेंट जो है ट्रायल्स को बार बार रिपीट करके फिर टोटल आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स में एक्स सक्सेस आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अगर मैं ये कह रही हूँ, क्या बोला है हमने, इसी केस को आगे बढ़ाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस मिले आपको आउट ऑफ एन ट्रायल्स। आपने कोई चीज एन बार की, उसमें से एक्स बार आपका हेड आए, हम ये चाह रहे हैं एक्स बार आपका क्या है, हेड आए। से अगर हम ये कहें एक्स बार हेड आना, मतलब से आपका हेड आया पहली बार, दूसरी बार भी हेड आया, तीसरी बार भी हेड आया, मान लो लगातार पहली एक्स बार ही आपका हेड आया, बाकी बचे हुए टाइम n-x टाइम आपका क्या आया, टेल आया, यही पूछना चाह रहे हैं। लेकिन एक्स सक्सेस की बात करें, ये नहीं कह रहे पहली बार में ही एक्स सक्सेस आ जाए, या कहीं पे भी किसी भी जगह पे आ सकती है, मतलब सक्सेस आने के कोई भी एक्स प्लेसेस होने चाहिए। मतलब आप पहले NC-X करोगे, कॉम्बिनेशन का रूल लगाओगे, सिलेक्शन करोगे, कोई भी एक्स जगह पे सक्सेस आ जाए एन में से, तो NC-X देन P की पावर x देन Q की पावर n-x, ये आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनने वाला है फॉर गेटिंग सक्सेस एज x, x इज इक्वल टू x आए, जहाँ पे हमने x क्या लिया, नंबर ऑफ हेड्स। अगर हम कनेक्ट करें तो x मतलब x हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, NC-X, P की x, Q की n-x। आपने बहुत बार इस तरह का पढ़ा होगा, इसी को हम बोलते हैं बर्नौली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में तो हम कल देखेंगे, आज अब इसके अंदर थोड़ा सा हिंट लेके आइए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में कि हमने क्या बोला। एक दो इसके एग्जाम्पल जरूर ट्राई करना, 8.1 एग्जाम्पल एंड 8.2 एग्जाम्पल आपको डेफिनेटली करके आना सभी को नेक्स्ट क्लास में होने से पहले। और भी हम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे इस वाले के, सारे ही एग्जाम्पल आपको इवन करने हैं, लेकिन जो कुछ अच्छे हैं वो मैं कराऊंगी आपको इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ के आना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सब लिखा हुआ है वीके कपूर की बुक में, बुक बहुत अच्छी है आगे वाले चैप्टर्स के लिए, ठीक है। तो इसको पढ़ के आओ। किसी को कोई और डाउट है अभी भी वो पूछ सकते हैं। 3 हमने मेनली डिस्ट्रीब्यूशन देखे, उनमें से 2 तो हमने पूरे कर लिए, तीसरा अभी हमने स्टे पे रखा, उसको हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है? मैम ये एक एक्सपेंशन भी होती है ना, a+b⁻n की, ऐसे ही बाइनोमियल के जैसे। उस एक्सटेंशन में आपके पास क्या फर्क